Why you know make video on Iran? Why only Sindhi कराची? भाई मेरी बात सुने, कोई भी टॉपिक आप रिसर्च करते हैं तो आपको महीनों लगते हैं, तो महीनों आप उसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं। दो वजह हैं कि आज जो ईरान में हो रहा है उस पर हम वीडियो नहीं बनाएंगे। पहली वजह तो ये है कि इट हैज़ बिकम रियली डिफ़िकल्ट टू डिसर्न व्हाट इज़ हैपनिंग एनी मोर। शायद हमेशा से नहीं था और अब क्लैरिटी आ गई है कि किस तरह से मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है। एक तरफ जेन्युइन ग्रीवियंसेस हैं, इकोनॉमी के भी मसले हैं, ह्यूमन राइट्स के भी इश्यूज़ हैं, औरतों का सप्रेशन भी है, ये सारी बातें सच हैं। दूसरी तरफ ये भी क्लियरली नज़र आ रहा है कि यूएस और इज़राइल जो हैं वो बैक कर रहे हैं। प्रोटेस्ट जो हो रही हैं, जो ईरान का उन्होंने पुराना शाह वाला फ्लैग जो है सन के साथ, सन एंड लायन के साथ, वो इजरायली फ़्लैग के साथ उड़ाया जा रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, तो आप उसको भी नहीं सपोर्ट कर सकते। तो बाहर से बैठकर मैं आपको बताऊं अच्छा ईरान में क्या हो रहा है, इतना स्टूपिड मैं नहीं हूं। तो यही दूसरी वजह है कि फेयर वेदर एक्सपर्ट जो होते हैं, आज ईरान पे एक्सपर्ट हैं, आज वेनेजुएला पे एक्सपर्ट हैं, आज इस पर हैं उस पर हैं, वो ये चैनल नहीं करता। हम कोई टॉपिक उठाते हैं तो महीनों उसको डिस्कस करते हैं, बिकॉज मैं भी फिर महीनों वही पढ़ रहा होता हूँ, वही डिस्कस कर रहा होता हूँ। ईरान इज़राइल जब जंग हुई थी तब भी हमने वीडियो नहीं बनाई थी और मैंने यही बोला था कि भाई मुझे खुद नहीं पता क्या हो रहा है, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। पर उस टाइम मैंने आपको ये भी कई पॉडकास्ट में बोला कि मैंने ईरानियन हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दी। तो वो जो मैंने उस टाइम से लेकर अब तक पढ़ी है उसको इस्तेमाल करते हुए आज की वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको हिस्टोरिकली थोड़ा कंटेक्चुअलाइज़ करूं कि ईरान जो यहाँ तक पहुँचा है वो कैसे पहुँचा है। ईरान के पहले बरतानिया के साथ, फिर अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात थे, ताकि जो करंट बेखुदी बेसबब हो रही है, बेसबब नहीं हो रही, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। बाकी करंटली जो हो रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सुने प्लीज़। ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं कि रोज़ एक नए सब्जेक्ट पे एक्सपर्ट होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ रोज़ आ रही होती है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं होते। दुनिया कैसे चल रही है ये सब सबको आम नज़र आ रहा है। जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका जैसे मुल्क जो हैं उन्होंने ये चोंचले छोड़े हुए हैं कि भाई प्रोटेस्टर्स के ऊपर जुल्म हो रहा है, जबकि इनके अपने मुल्कों में यूरोप में जो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट हैं उसका पुलिस ने किस तरह डील किया। लास्ट वीक आइस जो है, उनकी एंटी इमिग्रेशन फोर्स जो है अमेरिका में, उन्होंने गोली मार दी एक औरत को। शी वॉज़ ड्राइविंग अवे। अब ये बड़ी डिबेट चल रही है, शी वॉज़ ट्राइंग टू रन ओवर। मैंने वो वीडियो बार बार कई एंगल से देखी है। शी वॉज़ नॉट रनिंग ओवर दी आइस ऑफिसर। आइस ऑफिसर ने गोली मार दी, उसको कत्ल कर दिया और फिर मेडिकल असिस्टेंस भी नहीं लेने दी, शी ब्लेड टू डेथ। ये आपके मुल्कों में हो रहा है। फिर आप चाहते हैं कि हम समझें कि आप ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, वुमेंस इश्यूज़, इन चीज़ों में आप लोगों का कोई इंटरेस्ट है। पैलेस्टाइन में जो हुआ है पिछले 2 साल में, उसने कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया है कि ये जो ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस, ये सारी बातें हैं, ये ढकोसले हैं। साथ ही साथ हमने पिछले हफ्ते ये भी देखा कि अमेरिका ने घुस के वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उसके पैलेस से उठा लिया। तो मुल्कों की सॉवरेनिटी, इंटरनेशनल लॉ, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हमेशा से ही अमेरिकन इंटरेस्ट होते हैं, रिसोर्सेज में इंटरेस्ट होते हैं, स्पेशली लास्ट सेंचुरी में ऑयल में इंटरेस्ट होता है। लेकिन पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट्स एटलीस्ट प्रिटेंड करते थे कि नहीं नहीं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है सद्दाम के पास, इसलिए हम जा रहे हैं, तेल के लिए इराक में नहीं जा रहे। ट्रंप ने तो आके खुलकर बोल दिया भाई तेल है इनके पास, हमारा तेल हो गया है, आज से अब हम डिसाइड करेंगे कि कौन, मैं डिसाइड करूँगा कि कौन किसको डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करना चाहिए वेनेजुएला को। तो ये जो यूएस का एक स्मोक स्क्रीन थी, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये जो सारा एक मीडिया मूवमेंट चलाई जाती थी कंसेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो अब ट्रंप ने फाड़ दिए और सीधा सीधा सच बोलता है कि मेरे पे कोई इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं करता, अमेरिका पे कभी नहीं करता था। बट ट्रंप ने आके तो खुद बोल दिया है कि हाँ, मेरी मोरालिटी कहीं मुझे रोक ले तो रोक ले, इंटरनेशनल लॉ नहीं हम पर अप्लाई करता। ऑयल के साथ साथ मिनरल रिजर्व्स और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं वेनेजुएला की, जिस पे यकीनन ट्रंप की नज़र होगी। ये कहानी नई नहीं है, ये कहानी बहुत पुरानी है। कलोनियलिज्म की भी यही तारीख थी, इंपीरियलिज्म की भी यही तारीख है। जब सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंटरनल कंबस्शन इंजन जो होते हैं, जो आपकी गाड़ियों में भी लगे हुए हैं, उनको चलाने के लिए पहले तो चलें कोल पावर्ड, स्टीम पावर्ड थे। जो ऑयल पावर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ऑटोमोबाइल्स आई, टैंक्स आई, वेपन्स आए, इस सब को चलाने के लिए तेल चाहिए था। तो तेल जो है ना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट बन गया। तो फिर ब्रिटेन में लोग बैठे, उन्होंने बोला भाई तेल चाहिए, कहाँ से हम लोग तेल निकालें। तो उन्होंने जब तारीख पढ़ी
आपको तो यही बताया जाता है ना कि हर जो अच्छी चीज़ है, हर जो प्यारी चीज़ है, हर जो पढ़ी लिखी चीज़ है वो गोरे ने बनाई है, और जो नॉन गोरे लोग हैं वो अफ्रीका में हों, वो एशिया में हों, वो मिडल ईस्ट में हों। अब ये भी बड़ा आजकल डिस्कस किया जा रहा है कि मिडल ईस्ट को मिडल ईस्ट क्यों बोलते हैं, ये भी गलत बात है, बट चलें छोड़ें, बोल देते हैं। मिडल ईस्ट में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं सोचा। ये तो चलें एक साइड नोट वाली बात है ना कि इजिप्ट में सेंचुरीज़ पहले स्टीम टरबाइन का जो डिज़ाइन है वो बन चुका था, या अलजजारी जो हैं उन्होंने वो फाउंडेशनल मैकेनिज़्म जिसने स्टीम इंजन बनाए अपने वाटर पम्प्स के लिए डिज़ाइन कर लिया था। ये तो साइड की बातें हैं। ऑयल की भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बरतानी हिस्टोरियंस बैठे, उन्होंने देखा कि भाई 1000 साल पहले मिडल ईस्ट में लोग स्ट्रीट लाइट्स थी, और स्ट्रीट लाइट्स कैसे थी, ऑयल लैम्प्स थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मिडिल ईस्ट में 1000 साल पहले ये सड़कों पे ऑयल लैम्प्स लगा रहे थे तो कितना ही तेल होगा इधर। आपको तो ये बताया जाता है ना, सारी डेवलपमेंट जो है वो तो इन मुल्कों में हुई, जबकि मिडिल ईस्ट में 1000 साल पहले स्ट्रीट लाइट्स थी। इसीलिए बरतानवी साम्राज्य ने अपनी नज़रें जो हैं वो मिडिल ईस्ट पे रख दी। कुवैत में पहले इंटरवीन करके कुवैत को टेक ओवर किया, फिर ईरान में जो उस वक्त के वहाँ के सॉर्ट ऑफ प्रीसीडिंग मोनार्क थे बिफोर द शाह रिजीम खजर, उनको उन्होंने दिए 20,000 पाउंड, और उनको बोला कि भाई जो भी नेचुरल रिसोर्सेज निकलेंगी, पेट्रोलियम निकलेगा, नेचुरल गैस निकलेगा आपके मुल्क से, देखें ना आपके मुल्क से चीज़ें निकल रही हैं, कोई आकर उनको निकाल रहा है, कोई डील होनी चाहिए कि यार अच्छा दोनों का फ़ायदा हो। 20,000 मोनार्क को देकर उन्होंने ये डील कर ली कि आप ऐसा करें 14% आप रख लें। 86% उन्होंने बोला हम रखेंगे। 86% ऑफ द प्रॉफिट्स, जो रिसोर्सेज निकल रही आपके मुल्क से वो सारी निकाल कर उसको इस्तेमाल कर उसको बेच कर जो प्रॉफिट्स बनेंगे आपकी मुल्क के रिसोर्सेज के, उसका 86% जो है वो ब्रिटिश कंपनी के लोग रखेंगे। और हमारे पास ये राइट्स होंगे, या ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है ये 60 साल तक होंगे। 60 साल तक हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, आप अपनी खुद की रिसोर्सेज नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, हमारी मोनोपोली है, हम करेंगे। तो अब आपको ये समझने की कोशिश है कि फर्स्ट वर्ल्ड अमीर है और थर्ड वर्ल्ड गरीब है, तो वो क्यों है। वो इसी तरह की जो एक्सट्रैक्टिव, कुछ लोगों को पैसे देकर रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर आपने थर्ड वर्ल्ड को गरीब रखा हुआ है और फर्स्ट वर्ल्ड को अमीर रखा हुआ है। जब आप जाते हैं ना और आप सिर्फ ये इस तरह की जाहिलाना वीडियोस बनाते हैं कि लंदन की सड़कें इतनी अच्छी क्यों है, कराची की सड़कें इतनी अच्छी क्यों है, इंडिया में गुर्बत क्यों है, अमेरिका में अमीर क्यों है, इस वजह से क्योंकि सालों साल कलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म ने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर इंडिया जो दुनिया की अमीर तरीन ख़ित्तों में से था उसको गरीब बनाया गया। चाइना के साथ जो ओपियम ट्रेड में हुआ, यहाँ पर भी जितना तेल ईरान से निकला है और तेल ने जिस तरह से दुनिया को पावर किया है, बिलियंस ईरान को बनाने चाहिए थे, लेकिन 20,000 पाउंड देकर बिलियंस जो बनाए वो बनाए बरतानिया ने, और स्पेसिफिकली एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी ने। अब आप सोच रहे होंगे ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना, पर आप इस कंपनी को जानते होंगे आज के नाम से, ब्रिटिश पेट्रोलियम। जी हाँ, ये जो एक प्राउड ब्रिटिश नाम के साथ पेट्रोलियम कंपनी है, ये ओरिजिनली एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी थी। ये जो बनी ही इसलिए थी क्योंकि ईरान में ऑयल फील्ड्स मिले थे। ईरान की ऑयल फील्ड से, ईरान की रिसोर्सेज से आज ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है वो कोई 70-80 बिलियन डॉलर की कंपनी है। तो आज ये जो मुल्क डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं ना, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के सबसे बड़े दुश्मन यही मुल्क रहे हैं। ऑटोमन एम्पायर को उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कार्व आउट कर दिया। ईरान के साथ इन्होंने बड़ी कोशिशें की कि ईरान को हम काट दें, आधा आधा कर लें, रशिया और बरतानिया आपस में बांट दें। और जब ईरान में एक पूरी मूवमेंट चली कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, 1906 में पार्लियामेंट तक बन गई, 1907 में कॉन्स्टिट्यूशन भी डिज़ोल्व करवा दी, पार्लियामेंट भी जो है वो बंद करवा दी। और कैसे करवाई सोचें आप, मुल्लाओं को पैसे देकर। अब आपको थोड़ी पाकिस्तान की भी तारीख समझ में आएगी कि किस तरह मुल्लाओं को, क्लर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। ये जो बातें की जाती हैं डेमोक्रेसी हराम है, उनको इस्तेमाल किया गया, इसी तरह की बातें करवाई गई कि डेमोक्रेसी हराम है, डेमोक्रेसी हराम है। मकसद क्या था मुल्लाओं को फंड करने का कि ऐसा ना हो डेमोक्रेसी आ जाए और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये जो एक एक्सट्रैक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है जिससे हमें फ़ायदा हो रहा है, ऐसा ना हो कि जब अवामी नुमाइंदे आएँ वो इस कॉन्ट्रैक्ट को देखें और बोलें ये तो सीधी सीधी चोरी है और उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर दें। इसी तरह अगर हम मुसलमानों की तारीख देखें तो सबसे बड़ा एम्पायर था रिसेंट मेमोरी में वो ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर को क्या चीज़ लेकर डूबी?
कंजर्वेटिज्म। यही जो मुल्ला थे, अब लोग इसको जोड़ेंगे इस्लाम के साथ कि भाई इस्लाम कंजर्वेटिव है, मुसलमान जो होते हैं वो, उन्होंने बोला प्रिंटिंग प्रेस हराम है। ऑटोमन एम्पायर की अगर आप तारीख देखें तो पहली 3 सेंचुरीज तक वो काफ़ी मिलिटरीली एडवांस थे। और अभी मैंने टर्की जाके काफ़ी ऑटोमन हिस्ट्री देखी भी है, पढ़ी भी है। दे वर एट द कटिंग एज ऑफ टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, विच इज़ वाई दे वर एबल टू कॉन्कर सो मच लैंड। वो तो जब एंड के पीरियड में ये कंजर्वेटिज्म जो है, ये जो एक तरह के मुल्ले हैं, ये पावरफुल हो गए और इन्होंने ये बातें करना शुरू कर दी कि नहीं नहीं साइंस हराम है, मिलिट्री एडवांसमेंट हराम है। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ले डूबा। तो ये पाकिस्तान में भी जो ये, अब मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये लोग फंड हो रहे हैं, ना मेरे पास एविडेंस है कि ऑटोमन एम्पायर को गिराने के लिए भी रिलीजियस क्लर्जी को फंड किया गया था। हाँ, ये मुझे पता है कि ऑटोमन एम्पायर को वीकन करने के लिए इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो उसकी बनाई गई थी वो कलोनियल रिजीम्स ने ज़रूर बनाई थी कि इकोनॉमिकली ऑटोमन एम्पायर वीकन हो सके। लेकिन आप जोड़ तो सकते हैं ना, कि आप थोड़ी तारीख देख तो सकते हैं कि पाकिस्तान में भी कंजर्वेटिज़म को कौन सपोर्ट करता है, क्यों सपोर्ट करता है, किस तरह से पुश थ्रू किया जाता है। तो ये जो अपने आप को मजहबी यूट्यूबर कहते हैं या मज़हब का इस्तेमाल करके कोर्सेज बेचते हैं या 3-3 हज़ार की भीए मांगते हैं, ये है जो पाकिस्तान की अगली नस्ल को तबाह करेगी। जो बातें करते हैं कि बच्चों को स्कूल मत भेजें, क्या करेंगी लड़कियां डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, हंसते हैं इस बात पे कि लड़कियां स्कूल जा रही हैं, हा 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 हा, कौन से आइंस्टाइन बन जाएंगी। ये लोग कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देंगे। और यही वेस्टर्न एजेंडा है, जो वेस्टर्न एजेंडा करते हैं। असल तो वेस्टर्न एजेंडा ये है कि इस तरह के जो चूज़े हैं इनको प्रमोट किया जाए, इनकी आवाज़ जो है वो आम की जाए, ताकि जो अगली जनरेशन है वो इसी दौरे जहलिया में, जहलिया जो भी लफ्ज़ है, छालिया में रहे, मेरी तरफ से दौरे उसमें रहें और आप कभी साइंटिफिकली पढ़ लिख कर ना compete कर सकें, ना आपकी वो सोच बन सके। बहुत ही बड़ी डाइग्रेशन हो जाएगी, मेरी वीडियोस भी इतनी लंबी होती हैं बिकॉज मेरा ADHD किक इन हो जाता है। जब मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं तो मैं उनको एक्सप्लोर करता हूँ। इंटरेस्टिंगली टर्की का जो कनेक्शन है ऑटोमन एम्पायर से, वो तोड़ने के लिए भी उनकी जो अरेबिक पर्शियन स्क्रिप्ट थी वो लैटिन कर दी थी। अब उसको भी दिखाया जाता है कि कितनी बड़ी सक्सेस है। पाकिस्तान क्या, उस वक्त तो इंडिया, लोग नाराज़ हो जाएंगे, इंडिया नहीं, सब कॉन्टिनेंट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चले 50-50 कर लें, ना आपकी ना मेरी। उसमें भी यही हुआ कि पर्शियन से दूर करने के लिए उर्दू को प्रमोट किया गया, बरतानी साम्राज्य ने स्पेसिफिकली किया। ये मैं बार बार बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं उर्दू से नफरत करता है, उर्दू बोलता है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया भर में ये किया गया। पर्शियन हमारी ज़बान थी, पर्शियन जो है लोग आम बोलते थे। सर सैयद ने भी बोला कि भाई पढ़े लिखे मुसलमान जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब काफ़ी नफ़रत है उर्दू बोलने से, बिकॉज उर्दू बाज़ारी ज़बान कंसिडर की जाती थी, पर्शियन होती थी। कहाँ है पर्शियन? आपका जो कनेक्शन है, या तो एक आइडिया है ना कि उर्दू हमें जोड़ती है दुनिया से, बिकॉज वो तो पर्शियन ज़्यादा जोड़ती थी मेरे दोस्त। आपने पर्शियन खो दी। और मैं ये नहीं बोल रहा कि उर्दू भी नहीं होनी, कितना मज़ा आता, हम सिंधी भी सीखते, पंजाबी भी सीखते, पर्शियन भी सीखते, उर्दू भी सीखते, ये सारी इस खत्ते की ज़बानें होती। पर आपने पहले बरतानी साम्राज्य ने पर्शियन हमसे छीनी ताकि वो हिस्टोरिकल कनेक्शन सारा ख़त्म हो जाए। बहुत ही लंबा डाइग्रेशन हो रहा है, ये बातें छोड़ते हैं, वापस ईरान पर आते हैं। ईरान में रज़ा शाह ने कू किया, ज़ाहिरी बात है बरतानवी साम्राज्य ने उनकी मदद की, ब्रॉट हिम टू पावर। वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गए। यही जो एक रिलीजियस क्लर्जी थी जिसने बातें शुरू की हुई थी कि नहीं डेमोक्रेसी हराम है, उसकी मदद से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। पर जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि जो लाते हैं वो हटाते भी हैं, तो फिर वर्ल्ड वॉर के दौरान बरतानवी साम्राज्य ने बोला कि चलें बेटा आप साइड पे हो जाएं, आपको हम जिला वतन तमीज़ से रहने देते हैं और आपका जो बेटा है वो नेक्स्ट शाह ऑफ ईरान बन जाएगा। तो रज़ा पहलवी जो आपने नाम सुना वही होगा, दैट इज़ हाउ ही बिकेम द शाह ऑफ ईरान। इधर जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो उनके अंडर प्राइम मिनिस्टर थे मोज़ादेक ने बोला कि भाई ये जो ऑयल कंपनी है इनको तो हम नेशनलाइज करेंगे। ओहो, ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो इतना बड़ा जुर्म आप सोच भी कैसे सकते हैं। तो बस ये जुर्म करने की उनको सज़ा मिली। 1953 में एक और कू हुआ और प्राइम मिनिस्टर मोसादेक जो हैं, जो डेमोक्रेसी चाहते थे, जो चाहते थे कि ईरान की रिसोर्सेज ईरान के पास आएँ, उनको कर दिया फारिग। और जाहिर सी बात है ये कू फंड किया था अमेरिका ने और बरतानिया ने।
बरतानिया गई थी अमेरिका के पास कि सर साड़ी मदद करो, कू करवा दो। तो अब जो ये बातें करते हैं ईरान में डेमोक्रेसी नहीं है, ईरान में ह्यूमन राइट्स नहीं है। जब जब ईरान ने कोशिश की डेमोक्रेसी करने की, आपने होने ही नहीं दी। आपने इंश्योर किया कि आपके जो सिलेक्टेड बातें हैं, ट्रंप वही बातें कर रहा है जो अमेरिका बरतानिया ने हमेशा किया है। ट्रंप बस खुलकर आके बोल रहा है कि वेनेजुएला के लोग अपनी डेमोक्रेसी करें, अपना बंदा इलेक्ट करें, बट वो हो हमारी मर्ज़ी का। हमेशा से अमेरिका ने किया यही है। और आप अगर इसको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट करें तो पर्शियन एम्पायर जो था वो रिलेटिवली डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता था। इवन ऑटोमन एम्पायर में अगर आप पैलेस्टाइन को देखें, वहाँ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस थी, वहाँ जूज रहते थे, सेंचुरीज तक रहते थे, कोई उनको तंग नहीं करता था, वो अपनी वर्शिप भी करते थे। ये जो ब्रिटिश कलोनियलिज्म आया है उसने फिर वहाँ पर जूज और मुसलमान को लड़कर ऐसा केओस वहाँ इंसू किया है। फिर यूनाइटेड नेशन ने जिस तरह पैलेस्टाइन का प्लान बनाया कि वो आज तक जो उसकी हालत है वो आप देख सकते हैं। और आप मूवीज़ देखेंगे तो उसके बिल्कुल बरक्स होगा। 300 अगर आपने देखी है तो वहाँ स्पार्टा में जो वो मैं भूल गया उनका नाम, बट सगात जो लगते हैं स्ट्रीट फाइटर के, वो जब पर्शियन आते हैं आप बोलते हैं यार ये क्या अजीब सा कल्चर है। जबकि बिल्कुल उल्टा था, स्पार्टा में स्लेव लेबर था, पर्शियन एम्पायर जो है वो लेबर के पैसे देती थी, पर मूवी में बिल्कुल उल्टा दिखाया। अच्छा, बैक टू ईरान। ईरान में फिर क्या चल रहा है, शाह ऑफ ईरान जो हैं वो मुल्क चला रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रहे हैं, मॉडर्नाइज भी कर रहे हैं। फिर 1979 में आ जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशन। अगर आर्गो मूवी आपने देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह CIA के जो लोग हैं वो लास्ट मिनट डॉक्यूमेंट श्रेड कर करके भाग रहे थे। इसी तरह हुआ था बिल्कुल। और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फटे हुए, श्रेड हुए हुए लोगों ने जमा किए और फिर उनको पेंज टेकिंगली जोड़ा टू प्रूव कि किस तरह CIA इन्वॉल्वमेंट थी ईरान में। 1953 में किस तरह CIA ने डेमोक्रेसी को डिरेल किया ईरान में, इंश्योर किया डेमोक्रेसी नहीं आने दी। अभी भी करंटली भी वो पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भी बैक कर रहे थे। थिंग्स आर नॉट ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट। अब आपको थोड़ा सा मैं सरप्राइजिंग बात दूंगा कि खुमैनी जो हैं वो इस्लामिक रेवोल्यूशन लाए। अब आपको ये सारी तारीख तो पता होगी, इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आया, सुप्रीम लीडर वो बने। जो शायद चीज़ आपको नुआंस ना पता हो, जो 70s की पॉलिटिक्स दुनिया भर में डोमिनेट हो रही थी वो कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की थी। तो इसको भी उस ज़ुमरे में देखना ज़रूरी है कि जब अमेरिका को पता था हमारा कंट्रोल तो ख़त्म हो रहा है, हम तो जा रहे हैं, उनने बोला कि यार कम्युनिस्ट के हाथों आ जाए ईरान, रशिया से मिल जाए, सोवियत यूनियन से मिल जाए, इससे बेहतर है मुल्लाओं के पास चला जाए। सो इवन दो जो एंटी शाह मूवमेंट थी उसमें मार्क्सिस्ट लेफ्टिस्ट जो हैं वो फोर फ्रंट पे थे, उन्होंने एक एंटी शाह मूवमेंट, खैर इस्लामिस्ट भी थे, मैं उनका रोल अंडरमाइन नहीं कर रहा, बट साथ साथ लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट भी थे। जब खुमैनी पावर में आए हैं तो उन्होंने चुन चुन के लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट जो है इनको मरवा दिया। अब ये क्या इंटरेस्ट था, किसका इंटरेस्ट था, किसने किया, वन कैन स्पेक्यूलेट, बट US का तो इंटरेस्ट था ये। अब उन्होंने ये करवाया कैसे, दैट्स अबव माई पे ग्रेड। 1979 में ये होता है। 1980 में इराक जो है वो हमला कर देता है ईरान पे। अब आप सोचें भाई इराक क्यों हमला कर रहा है ईरान पर, इतने सालों क्यों नहीं किया? तो जाहिर बात है अमेरिका साम्राज्य गई इराक के पास। अब जो बच्चे हैं उनको तो ये याद होगा कि सद्दाम हुसैन वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बहुत ज़रूरी है इराक में घुसना, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इस आदमी के पास। 80s के जो लोग हैं उनको ये याद होगा कि अमेरिका ने उसी सद्दाम हुसैन को वेपन्स देकर, पैसा देकर ईरान पे हमला करवाया था। बिला वजह दोनों मुल्क कोई 8 साल लड़ते रहे। 9 साल 88 तक चली थी आई थिंक जंग, लड़ते रहे। लाखों लोग मर गए, कोई 5 से 10 लाख लोग मर गए। ना ईरान को कुछ मिला ना इराक को कुछ मिला। दो मुल्क जहाँ ऑयल था जो दुनिया को चला रहा था, वो आप सोचें कि इफ़ दे वर गिवन द मनी दैट दे फॉर द नेशनल रिसोर्सेज दैट दे हैड, वेयर वुड दोज कंट्रीज बी? इंस्टेड वो 9-10 साल आपस में लड़के एक दूसरे को मारते रहे। और कौन अमीर हुआ? अमेरिकन वेपन मैन्युफैक्चरर्स जो वेपन सप्लाई कर रहे थे। एक तरफ अमेरिका कह रहा था कि नहीं इन दोनों मुल्कों को वेपन ना दे, फिर खुद दे रहा था। 1989 में खुमैनी डाइड एंड खामेनी जो हैं वो, एंड आई गेट दैट दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग। अभी भी जो वेस्टर्न कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं जो अपने आप को बड़ा जीनियस समझते हैं, लाइक खुमैनी मस्ट गो डाउन, एंड पीपल लाइक भाई खुमैनी साहब को मरे हुए कोई 30 साल हो चुके हैं, वो खामेनी जो हैं वो बन गए हैं सुप्रीम लीडर। एंड लाइक आई सेड
बहुत इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड भी परफेक्ट नहीं है, डिक्टेटोरियल भी हैं, वुमेन राइट्स इश्यूज भी हैं, बट क्यों एक इशू जो है वो प्रोजेक्ट किया जाता है और दूसरा नहीं प्रोजेक्ट किया जाता, ये लेजिटिमेट ह्यूमन राइट कंसर्न नहीं है, ये फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट जो हैं वो डिक्टेट करते हैं। 2022 में द इरानियन वुमेन बिकेम हीरोज़ ऑफ द ईयर, टाइम मैगज़ीन में भी उनको कवर किया गया। अब अगर औरतें फ़लस्तीन में इजरायली रजीम के ख़िलाफ़ खड़ी हैं, वो हीरोज़ नहीं हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे शायद तुम व्हाट अबाउटिज़म कर रहे हो। मैं व्हाट अबाउटिज़म नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सा ह्यूमन राइट्स इशू रेलेवेंट बन जाता है, वो डिसाइड किया जाता है टू अचीव अ सर्टन आउटकम। सो इट्स नॉट Shahzad is commenting on one thing but not commenting on the other. That might be considered whataboutism, but a state working closely with the state media, deciding when to project an issue and frame it in a certain way to achieve a certain goal which is in the best interest of a country, that is sheer hypocrisy. That is not whataboutism. That has nothing to do with human rights. It has to do with foreign policy. तो इस वक्त इरानियन प्रोटेस्ट को जिस तरह से एम्पलीफाई किया जा रहा है, वो ज़ाहिरी बात एक मकसद से किया जा रहा है। रज़ा पहलवी जो हैं वो भी हो गए हैं शुरू कि भाई हम वापस आएंगे, हम लेजिटिमेट रूलर्स हैं, जबकि ईरान के जो अपने लोग हैं वो नहीं मानते इनको, कोई उनकी वहाँ पॉपुलैरिटी नहीं है। हामिद कारज़ाई से भी कम पॉपुलर हैं ये, ईरान के अपने लोग इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट ये दुनिया भर में ऐसे टूर कर रहे हैं जैसे ही इज़ आई कांट वेट टू बी किंग, सिम्बा का जो गाना है लायन किंग में, वो गा रहे हैं दुनिया भर में जाकर, और फिर बहुत प्रो इज़राइल बातें भी कर रहे हैं। मतलब ऑल द मास्क्स आर ऑफ, एवरीबडी नोज़ हु इज़ डूइंग इट, एवरीबडी नोज़ व्हाई इज़ हैपनिंग। एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप इस रैबिट होल में चले जाएं इंस्टाग्राम में, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंजा जो है वो ये वीडियोस बना रही है। द प्रो पैलेस्टाइन क्राउड इज़ वेरी साइलेंट ऑन ईरान नाउ, फ्री पैलेस्टाइन बट वेयर आर द फ्री ईरान। ये बेखुदी बेसबब नहीं है गालिब, ये एक मीडिया कैंपेन है। जो मेरी इज़राइल की वीडियोस थी उसमें मैंने आपको पूरा जो उनका डॉक्यूमेंट है कि किस तरह से मीडिया पे आपने कंट्रोल करना है, मीडिया के नैरेटिव्स किस तरह से बनाने हैं, वो जो पूरी एक गाइड बुक है वो भी मैंने आपको दिखाई थी उस टाइम पर। ये वही किया जा रहा है, ये कंसेंट मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, ये एक लेजिटिमेट जो फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट है, प्रो पैलेस्टाइन मूवमेंट है दुनिया भर में, उसको डीलेजिटिमाइज करने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो लेट्स सी हाउ द करंट क्राइसिस एंड्स। आई नो द ईरानियन पीपल आर वेरी प्राउड पीपल, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान एक्सेप्ट करेंगे एक अमेरिकन स्टूज को एज देयर लीडर, एज अनहैप्पी एज दे माइट बी विद द करंट रिजीम। और इकॉनमी के जो मसले हैं वो तो अमेरिकन सैक्शंस की वजह से हैं। तो अगर आप बोल रहे हैं कि भाई हाय अल्लाह मेरे ईरान के लोग, इनके लिए हम लोगों की मदद, तो पहले तो सैंक्शंस हटाओ ना। इकनॉमिकली क्रिपल तो आपने किया है ईरान को, ख़ुद आप इकनॉमिकली क्रिपल करें, फिर जो एक अपोजिशन है उसको एम्पलीफाई करके, फंड करके, वेपनाइज कर कर आप इस तरह शो करें कि केओस है, मुल्क जो है वो बर्बाद हो रहा है, फिर घुसकर अपनी जो पसंदीदा हुकूमत है उसको लगा दें। अब आप सोचें इतनी मेहनत क्यों कर रहा है अमेरिका, घुस के फट जाए जिस तरह वेनेजुएला में। तो ईरान में इतना आसान नहीं होगा। ईरान, लाइक आई सेड, दे वेरी प्राउड पीपल, दे माइट हैव अ मिलियन इशूज़ विद द रिजीम, पर अगर तो अमेरिकन सोल्जर्स उतरते हैं ईरानियन, आई डोंट नो विद प्रेसिडेंशियल पैलेस जो भी है उधर, और खामिनी को उठाकर अमेरिका ले जाते हैं और वहाँ कोर्ट्स में ट्राई करते हैं, तो the Iranian people will stand with the regime despite their millions of issues with the regime. अभी भी बहुत बड़े बड़े प्रो रिजीम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लाइक आई सेड, नहीं पता चलता बाहर से बैठे हुए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन सा प्रोटेस्ट स्टेज है, कौन सा नहीं है। इसलिए मैं करंटली जो हो रहा है उस पर कमेंट नहीं करूँगा। हो रहे हैं, वो स्टेट करवा रहा है, स्टेट प्रोजेक्ट कर रहा है, आवाम खुद कर रही है, मुझे खुदा की कसम इतना ज़्यादा इल्म उस बारे में नहीं है, बट हो ज़रूर रही हैं। यही है मैं थोड़ा जो तफरीक करता हूँ कि एक जो करंट लीडर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि मुल्क की एक हैसियत से। वेनेजुएला में भी मडूरो जो है वो एक कमीना आदमी था, वो लोगों को मारता था, वो डिक्टेटोरियल था, वो जिलात था, बहुत ही बुरा आदमी था। जिस तरह कद्दाफ़ी भी बहुत ही बुरा आदमी था, जिस तरह सद्दाम हुसैन भी बहुत ही बुरा आदमी था। सद्दाम हुसैन तो मतलब जलात नुमा काम करता था। उनके बेटों की जो कहानियाँ हैं वो ब्लड कर्लिंग हैं। बट
अमेरिका का घुसना, उनको हटाना, मिलिटरीली इंटरवीन करना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. हाँ, 2 थिंग्स कैन बी रॉन्ग एट द सेम टाइम. तो पाकिस्तान में भी जो पिछले 2 साल से लोग लगे हुए हैं कि आप शहबाज शरीफ आ रहे हैं, अरेस्ट कर लें, ये फ़र्क है. आई थिंक जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, अगर तो US हेलीकॉप्टर्स घुसकर इमरान खान को निकाल कर अरेस्ट कर लेते, आई वुड हैव प्रोटेस्टेड, मिलना है कि आपने किया कैसे, मतलब वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं. पर मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर कल तो मरीन्स आकर शहबाज शरीफ को उठाकर ले जाते हैं तो आप भंगड़े देखिएगा एक मखसूस पार्टी के ट्विटर पे. उन्होंने पूरी कैंपेन्स चलाई हैं, अरेस्ट आसिम मुनीर, अरेस्ट शहबाज शरीफ. आपकी जो पॉलिटिक्स है, इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल मसले हैं. भाई करंट रजीम अनइलेक्टेड है, बिल्कुल अनइलेक्टेड है. करंट रजीम डिक्टेटोरियल है, बिल्कुल डिक्टेटोरियल है. पिछली रजीम भी एग्जैक्टली इस तरह की थी. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका के तलवे चाटने शुरू कर जाएँ. ट्रंप की जो कैंपेन है वो PTI ने फ़ंड की, लॉबी की. कांग्रेस में जो है उन्होंने बिल पास करवाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग जाएं. मुल्क को आप तबाह कर दें, मुल्क की सॉवरेनिटी जो है वो मिट्टी में मिला दें, सिर्फ इस वजह से कि साडा मुंडा जेड़ा हैगा ना वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए. और अगर तो कुछ लोग अब तक 2022 में रहते हैं, उनको लगता है कि अमेरिका ने रजीम चेंज करवाया था, देखा खान के साथ भी यही किया था. मतलब मैं शौक में चला जाता हूँ कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, लोग खान के साथ किस तरह कनेक्ट करते हैं. अल्लाह का शुक्र है किसी ने ये नहीं बोला कि इंग्लैंड के कोच इमरान खान होते तो एशेज़ जीत जाती. बेन स्टोक्स प्लेज लाइक कॉर्नर टाइगर्स, इस तरह की बातें अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई. बट पोटेंशियल बिल्कुल है लोगों में इस तरह की बातें करने का. खान साहब खुद बोल चुके हैं मेहदी हसन के इंटरव्यू में. उन्होंने बोला नहीं अमेरिका कुछ नहीं है, बाजवा ने मुझे हटाया था. फिर जो डेमोक्रेटिक रजीम है, डेमोक्रेट पार्टी है बाइडन की, उसकी जो कांग्रेस वुमन है मैक्सिन, उसके साथ एक ऑडियो कॉल, खान साहब की जूम कॉल लीक हो गई थी जिसमें वो भीख मांग रहे थे कि मैक्सिन प्लीज़, मैक्सिन जस्ट वन स्टेटमेंट फ्रॉम यू विल मीन अ लॉट. तो वो तो अमेरिकन पॉलिटिशियन से भीख मांग रहे थे, उसी पार्टी से, उसी रजीम से. ट्रंप तो उन्होंने खुल के सपोर्ट किया ना. ट्रंप तो उन्होंने लगा कि ट्रंप आकर हमें निकालेगा. वो तो चलें आप बोलें कि वो रिपब्लिकन पार्टी है, वो डेमोक्रेट पार्टी है, वो अलग अलग है. बट इवन डेमोक्रेट पार्टी से वो ये लॉबी करके, और फिर ट्रंप की जो रजीम है, अमेरिकन रजीम जो है, वो तो आपने देखा है पिछले 2 सालों में कि लेट ही गए हैं ना. और सारी PTI का जो सोशल मीडिया है वो उसी अमेरिका से चलता है. ये जो यूट्यूबर्स हैं वो फ़लस्तीन का नाम नहीं लेते कि कहीं डिपोर्ट ना हो जाए. तो केड़ा एंटी अमेरिकन या केड़ा एंटी इम्पीरियलिज्म. खैर, कमिंग बैक टू ईरान में एक इशू ये भी है कि पिछले 2 सालों में बिकॉज़ एक कोल्ड, कभी कभी थोड़ी बहुत हॉट वॉर भी चल रही है इज़राइल के साथ, तो उसमें ईरान के जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उधर भी लोगों को मारा है, जनरल्स को भी मारा है, उनके एटॉमिक इंजीनियर्स को भी मारा है, और हाई लेवल, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स में एस्पियोनाज करके घुस कर उनको टर्न भी किया है, यानी स्पाइस भी प्लेस किए हैं. तो जो रजीम है वो इस तरह से भी कमज़ोर हुई है. फिर मल्टीपल साल बर साल प्रोटेस्ट भी हुए हैं, लोग भी सड़कों पर आए हैं, तो एक मास डिसकंटेंट भी है. और तीसरा जो इकॉनमी है वो भी वीकन होती जा रही है, तो वैसे ही लोगों का डिसकंटेंट बढ़ जाता है. तो द रजीम इज़ ऑन शेकी ग्राउंड्स. नाउ कंबाइन दैट विद द मीडिया नैरेटिव्स. मैं नहीं कह रहा कि रजीम गिर जाएगी. It really depends on the people of Iran what will happen. I am also looking like you're looking. लेकिन डेंजर ज़रूर है. ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ CNN BBC पे ये बातें हो रही हैं और ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है. It remains to be seen what will happen. ऑब्वियसली अगर एक अमेरिका इज़राइल बैक्ड रजीम चेंज होगी ईरान में तो मैं उसको नहीं सपोर्ट करूँगा. और इस वक्त दुनिया में भी अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखें तो मेरी नज़र में एक इस्लामिक ब्लॉक बनने की ज़रूरत है. जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैड द राइट आइडिया विद दी OIC, और जो लोगों ने OIC अटेंड की उनके साथ क्या हुआ ये तो फिर हिस्ट्री का हिस्सा है. जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांग दिया गया था. गद्दाफ़ी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. अनवार सादात जो हैं इजिप्ट के सादात, वो आए थे, उनको भी असैसिनेट कर दिया था. शेख मुजीबुर रहमान आए थे, उनको भी असैसिनेट कर दिया था. इंटरेस्टिंगली दोनों की मिलिट्री ने दोनों को असैसिनेट किया था. सऊदी प्रिंस जो आए थे उनके भांजे ने, नेफ्यू ने उनको असैसिनेट कर दिया था. तो करंट पाकिस्तानी रजीम को भी आप जितनी गालियाँ दें, दुनिया भर की दें, शौक़ से दें, आई मस्ट से पिछले 2 साल में जो फॉरेन पॉलिसी रही है
वो काफ़ी अच्छी रही है। एंड दिस आइडिया कि टर्की और सऊदी अरेबिया जैसे मुल्कों के साथ डिफेंस पैक्ट्स बनाकर, एक ब्लॉक बनाकर सेफ्टी इन नंबर्स करें, क्योंकि जिस तरह की दुनिया चल रही है, चीज़ें फ्लक्स में हैं, पावर्स जो हैं बड़ी बड़ी वो एम्बोल्डन हो गई हैं, एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज़ हमें नज़र आ रहे हैं। ट्रम्प कह रहे हैं भाई ग्रीनलैंड ले लेंगे। उस ऐसे टाइम में डिफेंस पैक्ट्स करना, एलाइज ढूंढना, चाइना के साथ आयरन वॉल दोस्ती कर देना, ट्रम्प की तारीफ़ें होना, ये अच्छी चीज़ें हमारे लिए। बिल्कुल ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करना बहुत आसान है। लोगों को कोर्सेज बेचने के लिए बोलना कि हाँ मिलिट्री क्यों नहीं भेजते आप, बहुत आसान है। सच्ची बात ये है पाकिस्तान की औकात नहीं कि आप इजराइल मिलिट्री भेज के लड़ सकें या आप अमेरिका से टक्कर ले सकें। जितनी हमारी औकात है, वी सीम टू बी पंचिंग अबव आवर वेट। तो बस फाइनल रिफ्लेक्शन मेरी ये है ईरान की पूरी तारीख पढ़कर कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में अगर करंट स्टेटस को, करंट रिजीम जो है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, वो कभी ओवरथ्रो भी होगी तो वो फिर एक इस्लामिक रेवोल्यूशन ही होगा। तो पाकिस्तान के पास दो चॉइसेस हैं कि मिलिट्री शाह जो हैं उनको सलाम कर लें, या टीएलपी तो चलें डिसबैंड हो गई, बट टीएलपी नुमा कोई शाह बनेंगे तो उनको सलाम कर लें। ये दो ऑप्शंस हैं। लेफ्टिस्ट रेवोल्यूशन या लेफ़्ट का रेवोल्यूशन ख्वाब ही है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कभी आएगा। अगर ये सुनकर आप सैड हो गए हैं तो मेरा आपके लिए मैसेज है कि आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है पर टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।